बार बार नाम लेकर पुकारने पर भी राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। चाय ठंडी हुई जा रही थी, इसीलिए विवश होकर मैं ही ऊपर छत पर पहुंच गई, जहां रिया अपनी छत पर खड़ी उससे बतिया रही थी। उनके प्रेम भरे गुटरगू में मेरे तेज स्वर "चाय पीनी है" ने विघ्न डाल दिया। रिया वहाँ से टली नहीं, मुस्कुराकर बोली, "नमस्ते आंटी जी।" मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती नीचे उतर आई। बेशरम कहीं की, माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। "माँ, कहाँ है मेरी चाय?" नीचे आकर राहुल ने पूछा तो मैं बोली, "देख राहुल, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने में खड़े तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर करते रहते हो? बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती हैं?" "माँ, हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम बेकार ही चिंता करती रहती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं। बात बढ़ते समय नहीं लगता।" मेरी भ्रुकुटी में बल पड़ गए थे। अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी रिया से नज़दीकियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राहुल के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। रिया के बदले रुख पर मैं हैरान परेशान रहती थी। आजकल आए दिन कभी पकोड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी लिए हाजिर हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर पर आ धमकी। उसे देखकर मैंने कहा, "सूट तो बड़ा सुंदर है, इसे दिखाने आई थी या पकोड़े देने?" "कुछ भी समझिए आंटी, वैसे कैसी लग रही हूँ?" "ठीक है," मुझे कहना पड़ा। उसे देखकर ही मैं शक में पड़ जाती। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को जवानी में अलग कर देना बहुत मुश्किल होता है। हम 3 बहनों की संतानों में राहुल इकलौता बेटा है। पति के खानदान में भी वह सबसे बड़ा और लाड़ प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सबने बड़े सपने संजोए थे, लेकिन हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्दी ही राहुल ने रिया से शादी की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले राहुल की अकेली शादीशुदा बहन रागिनी ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली, पर राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, "आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस रिया से शादी करवा दीजिए।" उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से बोली, "सारे फैसले तो खुद ले ही चुका है, शादी भी कर ले।" तब वो बोला, "ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण ही समझ नहीं आ रहा है। रिया हमारी जाति की है, पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मुझे पसंद है।" मैं बोली, "मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर चढ़ी नखरैल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें।" वो जिद्दी स्वर में बोला, "शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है वो।" ये सुनकर रागिनी बोली, "भैया, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए।" इस पर राहुल ने रागिनी को डपट कर कहा, "तू चुप रह, मम्मी की चमची। अभी 2 दिन में संदीप के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपनी पसंद से शादी, मैंने कोई विरोध किया था?" रागिनी चुप हो गई। उसने भी लव मैरिज की थी, लेकिन मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले राहुल के पापा बोले, "राहुल की शादी रिया के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? ये सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, शादी की तैयारी करो।" उसके बाद सबने चुप्पी साध ली। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई में हमने रिया को 5 तोले का हार दिया, लेकिन ये देखकर मेरा मुंह उतर गया कि रिया के माता पिता ने दान दहेज काफ़ी कम दिया था। हालांकि बारातियों का स्वागत बढ़िया किया था। रिया की व्यक्तिगत सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थी, पर हर पारंपरिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की अपेक्षा करती है, मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षाएं पाले बैठी थी। पर राहुल के पिता का सख्त निर्देश था कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल रिया बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे सोकर उठती,
चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। फिर 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है। दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट पकवानों से मुझे परहेज न था, लेकिन फूफा बुआ मात्र की भावना चुभ जाती। जिस दिन राहुल रिया नैनीताल जा रहे थे, रिया ने आकर मुझसे कहा था, आप परेशान मत होइएगा, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। फिर वे दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। सारे रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागिनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, वहाँ से लौट कर आएँ तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना ज़िंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। हाँ और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में भी थी। कुछ दिनों बाद राहुल रिया लौट कर आए। वे काफ़ी गिफ्ट्स, मेवे, मिठाइयाँ लेकर आए थे। रिया शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई उनको। इसके बाद मैं बोली, अब तुम दोनों आराम करो। राहुल, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतज़ाम मैं कर दूंगी। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस धीमी गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज राहुल ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हारकर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक सीढ़ियों पर उसके पैरों की आवाज़ ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक बड़ा डिब्बा लिए उतर रही थी। आकर खुशी से बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूरियां भेजी हैं, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने चिढ़कर कहा, तुम दोनों का तो हो जाएगा पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो ये सब। लेकिन रिया ने मेरी एक न सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहा। कभी कभी तो वह कचौड़ी, हलवा, पोहे का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पीकर छत से ही डिब्बा फिर से खाना देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन कुछ कह न पाती। राहुल की शह जो मिल रही थी उसे। नई नवेली पत्नी के 100 खून माफ़ होते हैं, लेकिन असली गलती रिया की माँ कर रही थी। इसीलिए एक दिन बिना बताए मैं उनके घर पहुँच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे थोड़ी विचलित दिखीं। मेरी खूब आवभगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने रिया को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह ठीक है? इस पर रिया की माँ बोली, अरे बच्ची है अभी वो, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, इस तरह तो धीरे धीरे उसमें अलग रहने की भावना आ जाएगी, वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित ना होगी। मेरी बात सुनकर वो बोली, आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिया की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर तक मुझे रिया की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता न करें, वह घर की छोटी है, इसीलिए जिम्मेदारी का भाव नहीं है उसमें अभी, लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में होना बहुत ज़रूरी है, वरना वह उस परिवार से कभी जुड़ ही नहीं पाएगी। मैं उसे समझाऊंगी। मैं घर वापस आ गई। रिया ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह भी राहुल के साथ टिफ़िन लेकर निकल जाती। दोपहर में मेरे द्वारा बना बनाया परोसा खाना खाकर सो जाती।
शाम की चाय भी मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो जरूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी बेमन से बेस्वाद सी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम तो सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाए। पापा ठीक कहते हैं माँ, राहुल बोलता। रिया उनकी एहसानमंद रहती और मुझसे खफा। रात में वो कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी तो आपको पसंद नहीं आएगी। अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की साफ सफाई और सजावट, मेहरी के पीछे पीछे घूमना। मैं चाहकर भी उससे कुछ न कह पाती। वह हमेशा मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में एक और औरत के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि रिया मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए विरोध के रूप में मैं कभी सिरदर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि रिया कुछ करे, लेकिन इसका और उल्टा प्रभाव पड़ा। अब तो उसके घर से सुबह शाम टिफ़िन आने लगे। वह टिफ़िन लेकर स्कूल जाती, वहाँ से लौटकर सीधे मायके चली जाती और खा पी कर लौटती। कभी कभी स्कूल में काम ज़्यादा होने पर मायके ही रुक जाती। अब घर में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि रिया राहुल के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, कहीं और जहाँ से राहुल का बैंक पास पड़ता हो। मैं ये सब बातें सुनकर सन्न रह गई। राहुल से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं रिया के कहे अनुसार तो नहीं चलूँगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है तो 2-4 दिन जाकर रह सकते हैं। राहुल से बात करके कुछ तसल्ली हुई मुझे। छत पर कपड़े सुखाते हुए रिया ने अपनी भाभी से इस बारे में बात की। वह चुपचाप ननद की योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। रिया की मेरे प्रति बेरुखी से मैं बहुत दुखी थी। मैं भी आदर्श सास बनने में नाकाम थी, सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे रिया खोई खोई सी लगने लगी। उसका चहकना, उछलना कूदना, उधम मचाना सब बंद हो गया था। हर समय कुछ सोचती रहती। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफ़िन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर सबके लिए चाय नाश्ता व खाना बनाती, अपना टिफ़िन लेकर मुंह लटकाए स्कूल चली जाती। अब लौटने पर मायके न जाकर सीधे घर आती। दोपहर का खाना बनाने में मेरी मदद करती, घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती, फिर चाय पीकर स्कूल का काम करती। जब मैं रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करो माँ, मैं खाना बना देती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, कहकर मैं उल्टे पांव लौट आती। वह मसाला पीसती, जहाँ तक हो सके स्वादिष्ट सब्जी बनाने की कोशिश करती, पतली रोटियाँ सेकती, साथ में कोई मीठा ज़रूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मैं कुछ कहूँ। मैं उसमें आए इस सकारात्मक बदलाव से बेहद हैरान थी। जब कभी मैं कहती कि रिया आज की सब्जी अच्छी बनी है, तो वह खुश हो जाती, थैंक यू मम्मी जी। उसमें आए बदलाव को देखकर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने रिया के स्कूल जाने पर राहुल को पूछा, आखिर मामला क्या है राहुल? जिस लड़की को मैं समझा समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? तब वो बोला, माँ उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनकर मैं बोली, अच्छा अब तू सीधे शब्दों में बता, घुमा फिराकर बातें कहना छोड़। तब राहुल ने राज खोला। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का फैसला कर लिया है। जब रिया उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करती है तो उसकी भाभी उसको ही उल्टा सीधा बोलती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो जो मैं यहाँ मरती रहूं। ये सब देखकर रिया की माँ दिन रात रोती रहती है। इसीलिए रिया बहुत परेशान रहती है। रिया ने इस बात को आपसे कहने से मना किया है, पर वह यह सब सोच सोच कर परेशान है कि उसके माँ बाप अकेले कैसे रहेंगे, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। यही सब सोच सोच कर रात में वह ठीक से सोती भी नहीं है। ओह, तो ये बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन न लगना,
अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद बदलाव। लेकिन यह बदलाव भी उसकी भाभी के अलग होने की बात के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। रिया ने जो कुछ यहाँ किया था, वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। रिया अब खुद मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में स्नेह उमड़ने लगा। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताईं तो मैंने उसे समझाया कि ये सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, कड़वाहट कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो रुआंसी होकर बोली, नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी हैं। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। पहले भाभी मुझे अपने दोनों बच्चों बंटी नेहा जैसा ही मानती थी, इसीलिए तो मैं भी अपने मायके से इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई थी। पर अब न जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया। मुझे भी आप सबसे न निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मैंने उसे दिलासा देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह मुझसे लिपट गई। मेरा मन भीग गया। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी बेटी रागिनी मेरे गले लगी हुई है। मेरे गले से लगकर वो बोलती जा रही थी, मम्मी जी, मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कोई फ़र्ज पूरे नहीं किए। मैं ये सोच ही नहीं पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से आशा रख रही हूँ, वैसी ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे। जीवन का केवल एक पक्ष देखा था मैंने, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसे दिलासा दिया और उसके बाद मैं अपने पति व बेटे बहू के साथ आनंद भरा जीवन जी रही थी। एक आध महीने बाद मैंने सुना कि रिया के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ पहले की तरह मेल मिलाप से रहने लगी है। उसकी भाभी का बार बार इस तरह रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा। लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते हुए बगल की छत पर रिया की भाभी खड़ी दिखी। उसने मुझसे पूछा, आंटी जी, घर में सब ठीक है ना? मैं बोली, हाँ, सब अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? तो उसने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि। उसने अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वो तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर घर की क्लेशों का नाटक किया था ताकि रिया को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। ये सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। खुद को संभालते हुए मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी, मैं किस तरह से तुम्हें धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए खुद को बुरी साबित करने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर वो बोली, कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो सब जानते हैं। अभी रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, बाद में पता चल भी जाए तो कोई बात नहीं। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। ये कहकर हम दोनों नीचे उतर गए। मैं खुद को उस परिवार की एहसानमंद मान रही थी कि उन्होंने मेरे परिवार की खुशियों के लिए इतना सब किया।